हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि आने वाले हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हम सभी क्वेश्चंस का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उनके हर पहलुओं को समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी लेट के अपने इस क्लास को स्टार्ट करते और देखते हैं कि आज के हमारे सेशन में कैसे प्रश्न रहने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। फ्रेंड्स, आपके ईवीएस के एनसीईआरटी में एक लेसन दिया हुआ है नेत्रहीन लोग, एक क्वेश्चन आपका वहीं से आया हुआ है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ब्रेल लिपि के बारे में कुछ बातें हैं जिसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप समझिए कि ब्रेल लिपि किसके लिए होती है। तो ब्रेल लिपि होती है फ्रेंड्स नेत्रहीन लोगों के लिए। जो लोग देख नहीं सकते हैं वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेल लिपि सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये किसके लिए होती है। तो ये नेत्रहीन लोगों के लिए होती है और मोटे कागज पर कुछ उभरे हुए बिंदु बने होते हैं जिनके माध्यम से वो उन बिंदुओं को टच करके पढ़ पाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यह लिपि आधारित होती है। ए कह रहा है 5 बिंदुओं पर, बी कह रहा है 6 बिंदुओं पर, सी कह रहा है 7 बिंदुओं पर, डी कह रहा है 8 बिंदुओं पर। तो फ्रेंड्स, ब्रेल लिपि आपका 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि आपकी ब्रेल लिपि जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। और फ्रेंड्स, आपके और कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं ब्रेल लिपि के संबंध में जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो आपको उन्हें भी ध्यान देना है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि ब्रेल लिपि किसने दिया, ब्रेल लिपि को किसने खोजा। तो आपका फ्रेंड्स आंसर होगा लुईस ब्रेल। किसने खोजा था ब्रेल लिपि को? फ्रेंड्स, लुईस ब्रेल ने खोजा था। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। और अगर पूछेगा लुईस ब्रेल कहाँ के निवासी थे, तो आप फ्रेंड्स याद रखिएगा फ्रांस के। ठीक है, लुईस ब्रेल फ्रांस के निवासी थे। और फ्रेंड्स, इनकी बचपन में इनकी जो आंखें थी वो औजार से ख़राब हो गई थी। ठीक है, कोई औजार था, ये अपने बेसिकली क्या कहते हैं, पापा के कमरे में या पापा के ऑफिस में कुछ काम कर रहे थे, तो कोई औजार इनकी आंख में लग गया था जिससे इनकी आंखें ख़राब हो गई थी। तो इसीलिए इन्होंने ब्रेल लिपि दिया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रेल लिपि किसने दिया, तो आप याद रखेंगे लुईस ब्रेल ने। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लुईस ब्रेल कहाँ के निवासी थे, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा लुईस ब्रेल फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, अब फ्रेंड्स और आपको क्या याद रखना है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस। क्या याद रखना है फ्रेंड्स? विश्व ब्रेल लिपि दिवस। ठीक है, आपसे ये भी फ्रेंड प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है, ब्रेल लिपि किसके लिए होती है, नेत्रहीन लोगों के लिए होती है, अंधे लोगों के लिए होती है। ठीक है, और क्या याद रखना है, इसमें 6 बिंदु होते हैं। और इसको किसने दिया था? लुईस ब्रेल ने दिया था। लुईस ब्रेल कहाँ के निवासी थे? लुईस ब्रेल फ्रांस के निवासी थे। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे फ्रेंड्स कि विश्व ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आपको इतनी बातें याद रखनी है। ये यहाँ सभी जितने बिंदु मैं बताया हूँ, यहाँ सबसे आपके सीटेट में प्रश्न बनता है। तो अब फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेल्क्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेल्क्रो को बनाया था? फ्रेंड्स, आपके ये भी देखिए एनसीईआरटी में गिवन है वेल्क्रो। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेल्क्रो को किसने बनाया था, मतलब वेल्क्रो को सबसे पहले किसने बनाया, आपसे ये पूछा जा रहा है। ए कह रहा है आइजक असिमोव, बी कह रहा है रोनाल्ड रॉस, सी कह रहा है जॉर्ज मेस्ट्रल, डी कह रहा है ग्रिंगार मेंडल। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आपका वेल्क्रो था इस किसने बनाया था? ये आपके बनाए थे फ्रेंड्स जॉर्ज मेस्ट्रल। कौन बनाया था? आपका जॉर्ज मेस्ट्रल वेल्क्रो को बनाए थे। और वेल्क्रो आप देखेंगे आपके जो पर्स में लगा होता है चिपकाने के लिए, या सैंडल वगैरह में लगा होता है चिपकाने के लिए, तो वही वेल्क्रो है। और ये क्या किए थे जॉर्ज मेस्ट्रल? फ्रेंड्स, विशेष रूप से एक कुत्ते पर कुछ चपका हुआ देखे थे। ठीक है, बीज के हुक चपका हुए देखे थे एक कुत्ते पर, और उसी चिपके हुए बीज के हुक को देख करके इन्होंने ये प्रेरणा प्राप्त किया, जिससे इन्होंने वेल्क्रो का आविष्कार किया। ठीक है, तो आपका ये वेल्क्रो कौन दिया था? ये आपके जॉर्ज मेस्ट्रल है, वेल्क्रो से संबंधित। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपका देखिए आइजक असिमोव।
आइजैक असिमोव भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, इन्होंने सबसे पहले मतलब इन्होंने एक अपनी किताब दी थी। इनकी किताब का नाम है हाउ वी फाउंड द अर्थ राउंड। फ्रेंड्स इनकी किताब है हाउ वी फाउंड द अर्थ राउंड। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि हाउ वी फाउंड द अर्थ राउंड बुक किसने लिखा था, तो आपका आंसर होगा आइजैक एसिमोव। ठीक है, इन्होंने ही एक किताब लिखा था, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो एक किताब का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ वी फाउंड द अर्थ राउंड, एक किसने लिखा है, आपके लिखे आइजैक एसिमोव। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स रोनाल्ड रास फ्रेंड्स क्या किए थे, मैं मिटा रहा हूँ, फिर हम रोनाल्ड रास को देखते हैं। रोनाल्ड रास क्या किए थे, इन्होंने सबसे पहले क्या पता लगाया था कि जो मलेरिया होता है वो मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन पता लगाया था कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ये आपका बताए थे रोनाल्ड रास। और इसके संबंध में इन्हें 1902 में नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इनको, किसमें, 1902 में, जब ये बताए थे कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। तो इसके संबंध में इन्हें 1902 में नोबेल प्राइज मिला था। और फ्रेंड्स 1905 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आपसे दोनों डेट पूछा जाता है कि रोनाल्ड रास को नोबेल प्राइज कब मिला, तो आप याद रखेंगे 1902 में। और जब आपसे ये पूछा जाएगा कि रोनाल्ड रास की मृत्यु कब होगी, तो आप याद रखेंगे 1905 में। ठीक है, और रोनाल्ड रास किससे संबंधित है, मलेरिया से संबंधित है। इन्होंने बताया था कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स जॉर्ज मेस्ट्रल को तो हम समझ ही चुके हैं कि जॉर्ज मेस्ट्रल ने आपका वेल्क्रो का जो आविष्कार किया था और जॉर्ज मेस्ट्रल के थे। ग्रिंगार मेंडल आपके क्या किए थे फ्रेंड्स, तो ये समझिए ग्रिंगार मेंडल से फ्रेंड्स सबसे पहले समझिए कि इनका जो जन्म है, ग्रिंगार मेंडल का जो फ्रेंड्स जन्म है, ये आपसे पूछा जा सकता है कहाँ हुआ था। तो आप याद रखिएगा ये आपका हुआ था ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। और कब हुआ था फ्रेंड्स, आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। तो इनका जन्म 1822 में हुआ था। कहाँ पर, ऑस्ट्रिया में। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगर नए डायमेंशन से प्रश्न बनाएगा तो पूछ लेगा कि ग्रिंगार मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है कि इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और 1822 में हुआ था। और फ्रेंड्स ये किससे संबंधित है, ये मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। क्या किए थे, मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मटर के पौधे पर प्रयोग कौन किया, ग्रिंगार मेंडल। और इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया में हुआ। और कब हुआ, 1822 में हुआ। ठीक है, तो आपको ये तीनों पॉइंट ध्यान देना है। अब फ्रेंड्स आपसे अगर ये पूछ लेता है कि जो जॉर्ज मेस्ट्रल हैं, जो फ्रेंड्स ये क्या कहते हैं, आपका जॉर्ज मेस्ट्रल वेल्क्रो दिए थे, एक कब दिए थे, आपसे अगर डेट पूछा जाएगा तो आपको डेट याद रखना है फ्रेंड्स 1948। कब दिए थे, 1948 में ये इसका मतलब आविष्कार किए थे। वेल्क्रो को इन्होंने 1948 में डेवलप किया था। आपसे डेट पूछा जा सकता है तो आप डेट भी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से इतना समझे हैं, आइजैक एसिमोव क्या किए थे, इन्होंने किताब लिखी है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि आइजैक एसिमोव के द्वारा लिखी गई किताब क्या है, तो किताब है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड। ठीक है, रोनाल्ड रास क्या किए, इन्होंने पता लगाया कि जो मलेरिया है वो मच्छर के काटने से होता है। जॉर्ज मेस्ट्रल क्या किए, वेल्क्रो को दिए थे। और ग्रिंगार मेंडल क्या किए थे, मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। और ग्रिंगार मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। आपको इतना सभी पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ सब पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। मतलब फ्रेंड्स कुछ देखिए यहाँ पर फल और सब्जी दिए हुए हैं और आपको चुनना है कि जिनके भीतर बीज होते हैं। तो जिनके भीतर बीज नहीं होते हैं उन्हें हमें छोड़ देना है और जिनमें बीज होते हैं उनको हम चुन लेंगे तो वो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए करेला, तो करेला में फ्रेंड्स बीज होता है, खीरा में भी बीज होता है, चीकू में भी बीज होता है, भिंडी में भी बीज होता है। फ्रेंड्स प्याज में कोई बीज नहीं होता है, नाशपाती में भी बीज होता है,
फ्रेंड्स आलू में कोई बीज नहीं होता है, टमाटर में भी बीज होता है। तो देखिए जहाँ प्याज और आलू होगा वो विकल्प हमारा गलत हो जाएगा, और जहाँ प्याज और आलू नहीं होगा वही विकल्प हमारा सही होगा। तो आइए फ्रेंड्स हम ढूंढते हैं। पहला देखिए क्या कह रहा है, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज। देखिए यहाँ प्याज आ गया इसलिए ए हमारा विकल्प गलत हो गया। बी कह रहा है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू। तो फ्रेंड देखिए यहाँ आलू आ गया इसलिए ए विकल्प गलत हो जाता है। सी कह रहा है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। देखिए फ्रेंड सी में ना प्याज आया ना आलू आया, इसलिए हमारा सी सही लग रहा है। डी में देखिए करेला, चीकू, भिंडी, टमाटर, आलू। यहाँ भी देखिए आलू आ गया तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो सी विकल्प है ये सही हो जाता है। ठीक है, सी विकल्प हमारा सही हो जाता है। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, ये सभी जो फल, और इसमें कुछ फल हैं और कुछ सब्जियां हैं, इनमें बीज पाया जाता है, इनके भीतर बीज होता है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से कुछ और बातें हैं जो हमें समझ लेनी है जहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपसे देखिए भिंडी को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है कि भिंडी कहाँ से आया था, मतलब भिंडी भारत में किस देश से आया था। तो आप याद रखेंगे फ्रेंड्स कि भिंडी जो है वो अफ्रीका से भारत में आया था। ठीक है, आपका सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि भिंडी भारत में कहाँ से आया था, तो भिंडी फ्रेंड्स आपका अफ्रीका से आया था। अब फ्रेंड्स देखिए करेला, चीकू, भिंडी, अब भिंडी पूछा था लेकिन आलू वगैरह नहीं पूछा था, लेकिन आपसे टमाटर भी पूछा जाता है कि टमाटर कहाँ से आया था। तो फ्रेंड्स आपको टमाटर याद रखना है कि टमाटर आपका दक्षिण अमेरिका से आया था। कहाँ से आया था, दक्षिण अमेरिका। भारत में अगर पूछेगा टमाटर कहाँ से आया तो आपका आंसर होगा दक्षिण अमेरिका से। अगर पूछेगा भिंडी कहाँ से आया तो आपका आंसर होगा अफ्रीका से। और ये दोनों प्रश्न फ्रेंड्स पूछा जा चुका है। और भी समझिए और क्या पूछा जा चुका है, अगर आपसे पूछेगा गोभी, गोभी और मटर, क्या पूछेगा, गोभी और मटर आपका कहाँ से आया, तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा यूरोप। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया है कि गोभी और मटर कहाँ से आया, तो आपका आंसर हो जाएगा यूरोप। और फ्रेंड्स क्या है, अगर आपसे पूछता है मिर्ची, क्या पूछता है, मिर्ची, तो मिर्ची भी फ्रेंड्स आपका दक्षिण अमेरिका से आया था। टमाटर और मिर्ची भारत में दक्षिण अमेरिका से आए थे। भिंडी भारत में अफ्रीका से आया था। गोभी और मटर भारत में यूरोप से आए थे। आप इन तीनों बिंदुओं को भी ध्यान देंगे। यहाँ से भी आपका सीटेट में प्रश्न आ चुका है और दोबारा भी आने का संभावना बनता है। तो इन तीनों बिंदुओं को भी आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स इस हमारे प्रश्न का जो आंसर था उसी था, आप सब ध्यान दिए ही होंगे, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, इन सभी के भीतर फ्रेंड्स बीज पाया जाता है। और ये भी तीनों बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे कि भिंडी कहाँ से आया, टमाटर कहाँ से आया, मिर्ची कहाँ से आई, गोभी और मटर कहाँ से आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश है। तो फ्रेंड देखिए एक क्वेश्चन बहुत आसान सा है, लेकिन इस क्वेश्चन को मेरा लेने का उद्देश्य ये है कि आपके देखिए एक तो संघ शासित प्रदेश है नहीं, आपके जितने भी 8 संघ शासित प्रदेश हैं उनमें से किसी भी प्रदेश को उठा सकता है और कभी पूछ लेता है कि कौन सा संघ शासित प्रदेश है, और कभी कभी पूछ लेता है कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है। इसलिए आपको जो 8 संघ शासित प्रदेश हैं उनके नाम याद होना जरूरी है। ठीक है, ये एक नंबर, देखिए फ्रेंड कोई क्वेश्चन आसान हो या कठिन हो सबके लिए हमें मिलना एक ही नंबर है, तो इसलिए हमारे लिए हर क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो एक समान होना चाहिए। ठीक है, ये आपको नहीं सोचना है कि इजी क्वेश्चन है तो इसको ऐसे जाने दो, एग्जाम में यही क्वेश्चन आपके 1 नंबर घटा देगा। ठीक है, एक आपका जो इजी जो टफ क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स वो तो इजीली हो जाते हैं, लेकिन जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, इसलिए इसको ध्यान देना है। अब देखिए प्रश्न पर लौटते हैं, पूछा जा रहा है कि कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश है। ए कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, बी कह रहा है मणिपुर, सी कह रहा है मेघालय, डी कह रहा है जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी प्रश्न का उत्तर जानते ही होंगे, ये हमारा कौन सा है, जम्मू और कश्मीर है, जो कि एक संघ शासित प्रदेश है। अब फ्रेंड्स देखिए जम्मू और कश्मीर से संबंधित और भी प्रश्न आपका सीटेट में बनता है, तो क्या बनता है, आपसे पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहते हैं। तो चाय को फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में कहवा कहते हैं। ठीक है, एक कहवा विशेष प्रकार का पेय पदार्थ होता है जो कि जम्मू कश्मीर में बनता है। तो कहवा आपका कहाँ बनता है, जम्मू कश्मीर बनता है, और चाय को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, कहवा कहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और जम्मू कश्मीर से क्या याद रखना है फ्रेंड्स, पश्मीना ऊन,
पश्मीना पश्मीना ऊन। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि पश्मीना ऊन कहाँ पाया जाता है या पश्मीना ऊन किस राज्य से संबंधित है, तो आपका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है। और फ्रेंड्स आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है, तो पश्मीना ऊन फ्रेंड्स बकरी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बकरी से प्राप्त होता है। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में भेड़ दे करके कंफ्यूज किया जाएगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। और इस ऊन का खासियत क्या होता है, जो हमारे बाल होते हैं हमारी तुलना में इस बकरी के बाल 6 गुना ज़्यादा पतले होते हैं, लेकिन उतने ही ज़्यादा गर्म करते हैं। इसलिए ये जो पश्मीना ऊन है ये विश्व में फेमस है। और ये कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है कश्मीर से। और पश्मीना ऊन किससे बनता है? तो ये बकरी से बनता है। आपके ऑनलाइन वाले में पूछा गया था क्वेश्चन कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, तो आपका ये बकरी से प्राप्त किया जाता है। आपको ये भी ध्यान देना है। अब बात आती है फ्रेंड्स, आपका मेघालय से क्या प्रश्न बनता है, तो आपका एक कीटभक्षी पौधा है नेपेंथीस। क्या है? नेपेंथीस। तो फ्रेंड्स ये जो नेपेंथीस है वो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि नेपेंथीस कहाँ कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, तो नेपेंथीस भारत के आपका मेघालय में पाया जाता है। आपका मेघालय राज्य जो है यहाँ पर नेपेंथीस पौधा पाया जाता है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। तो फिर यहाँ से फ्रेंड्स आप क्या क्या याद रखेंगे? सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि जितने भी भारत के संघ शासित प्रदेश हैं आप उनका नाम याद रखेंगे, उनकी लिस्ट डेली जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपका इजी सा क्वेश्चन आएगा और आपको अगर नहीं पता होगा तो आपका 1 नंबर छूट जाएगा। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे? मेघालय किसके लिए फेमस है? नेपेंथीस के लिए फेमस है। नेपेंथीस पौधा भारत के मेघालय में पाया जाता है। और नेपेंथीस कैसा पौधा होता है फ्रेंड्स? एक कीटभक्षी पौधा होता है। जम्मू कश्मीर को आप जम्मू कश्मीर से क्या याद रखेंगे? चाय को जम्मू कश्मीर में कहवा के नाम से जाना जाता है। पश्मीना ऊन कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर से। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? तो पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। अब चलते हैं हम अपने 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। 5वां प्रश्न पूछा जा रहा है, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। फ्रेंड्स आमाशय रस की प्रकृति पूछा जा रहा है, तो ए कह रहा है क्षारी, बी कह रहा है उभयधर्मी, सी कह रहा है उदासीन, डी कह रहा है अम्लीय। तो फ्रेंड्स जो आपके आमाशय की, जो मानव के पेट में आमाशय होता है, जो आमाशय के रस की प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। ठीक है। और अम्लीय क्यों होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, HCl के कारण। ठीक है। जो आमाशय होता है वो HCl का स्रावण करता है, सेक्रेशन करता है HCl का, और इसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण जो इसकी प्रकृति होती है रस की, आमाशय रस की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय हो जाती है। और अम्लीय होने से क्या होता है फ्रेंड्स, जो हम भोजन के माध्यम से जो भी जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह कुछ निकल जाते हैं उनको ये मारने में सहायता करता है, उनको मार देता है। ठीक है। कीटाणुओं से हमारी रक्षा करता है और ये भोजन के पाचन में भी हमारी सहायता करता है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे प्रकृति पूछेगा तो आपको याद रखना है कि आमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है। अगर आपसे ये पूछ लेगा कि आमाशय रस की प्रकृति अम्लीय किस कारण होती है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, HCl के कारण। अब फ्रेंड्स आपका और क्या प्रश्न पूछता है, मानव के पेट से एक प्रश्न आपका और भी पूछा जाता है इसी स्टेट में कि जो मानव के पेट के अंदर का तापमान। ठीक है। आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि मानव के पेट के अंदर का तापमान कितना होता है, तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। मानव के पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी आपसे पूछा गया है और पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए फ्रेंड्स 6वां प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। मतलब इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है ये पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा विकल्प है मीथेन, तीसरा विकल्प है जल वाष्प और चौथा विकल्प है फ्रेंड्स उपर्युक्त सभी।
तो फ्रेंड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस होती है, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस होता है। इसलिए हमारा यहाँ पर जो डी विकल्प है उपर्युक्त सभी, ये सही हो जाएगा। ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। और भी कुछ ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनका नाम आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि जरूरी नहीं है यही 3 परीक्षा में आए, इनके अतिरिक्त अगर आ गया तो भी हमें ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, एक गैस आपका होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं फिर से लिख रहा हूं, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। और फ्रेंड्स दूसरा क्या होता है? ओजोन। तो फ्रेंड्स ये ओजोन परत वाला मत समझिएगा फ्रेंड्स, ये ओजोन गैस होती है। ठीक है, तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये भी आपकी कैसी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो आपको ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन से गैसों का नाम याद रखना है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। इन आप पांचों का नाम याद रखेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ग्रीन हाउस गैसेज में ये आपकी पांचों ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किसी एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। फ्रेंड देखिए, कुछ राज्यों का समूह दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से राज्यों का समूह है जिनका जो तट है वो अरब सागर पर है। मतलब अरब सागर के किनारे कौन से राज्य स्थित हैं, आपसे सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है। अरब सागर, अरेबियन सी के आपके किनारे कौन कौन से राज्य स्थित हैं? ए कह रहा है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। बी कह रहा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सी कह रहा है कर्नाटक, केरल, गुजरात। डी कह रहा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। तो आइए फ्रेंड्स हम मानचित्र को देखते हैं। मानचित्र को देख करके ही हमें पता लग पाएगा कि कौन कौन सा राज्य कहाँ पर है। देखिए फ्रेंड, इस प्रश्न का आंसर मैं डायरेक्टली भी दे सकता हूं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मानचित्र का प्रयोग कर रहा हूं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, और आपको भी अपने पास परीक्षा की तैयारी के दौरान एक मानचित्र भारत का जरूर रखना है, एक मैप जरूर रखना है, क्योंकि मैप से आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। 1 से 2 प्रश्न फ्रेंड्स गारंटेड है आपका 100% कि मैप से आएंगे ही आएंगे। तो आपको मैप फ्रेंड्स जरूर रखना है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स हम मैप देखते हैं। मैप के माध्यम से समझते हैं कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो हमारे अरब सागर पर स्थित हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैप दिया हुआ है। अब देखिए अरब सागर आपका कहाँ है? ये आपका अरब सागर है और आपका ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। अब देखिए अरब सागर में कौन कौन से राज्य हैं? आपका गुजरात आ जा रहा है, महाराष्ट्र आ जा रहा है, गोवा आ जा रहा है, कर्नाटका आ जा रहा है, आपका केरला आ जा रहा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यही केरला के बाद देखिए तमिलनाडु, लगते ही तमिलनाडु किधर आ गया? बे ऑफ बंगाल। तमिलनाडु आपका बंगाल की खाड़ी पर आ जा रहा है। आंध्र प्रदेश आपका बंगाल की खाड़ी पर आ जा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स उड़ीसा आपका बंगाल की खाड़ी पर आ जा रहा है। और आपका वेस्ट बंगाल भी जो है बंगाल की खाड़ी पर आ जा रहा है। तो फ्रेंड देखिए हमसे पूछा है अरब सागर पर स्थित है, अरब सागर के तट पर स्थित है। तो देखिए गुजरात स्थित है आपका, महाराष्ट्र है, गोवा है और केरला है। तो जहां भी हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला में से होंगे वो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम। देखिए यहाँ केरल, कर्नाटका, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स आपका देखिए पश्चिम बंगाल हम लोगों ने देखा है। पश्चिम बंगाल आपका कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी पर स्थित है और हमसे पूछा है अरब सागर, तो ये विकल्प गलत हो जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो फ्रेंड देखिए तमिलनाडु आपका कहाँ स्थित है? हम लोग देखे हैं कोने में नीचे, तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। और आंध्र प्रदेश फ्रेंड कहाँ स्थित है आपका? फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश भी देखेंगे तो आंध्र प्रदेश आपका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में भी आपका आंध्र प्रदेश भी आ जाता है। ठीक है, ये भी बंगाल की खाड़ी में है। और फ्रेंड्स कर्नाटक देखेंगे तो कर्नाटक फ्रेंड्स आपका अरब सागर में आता है, लेकिन फ्रेंड्स तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में आता है, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाता है। सी कह रहा है कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो फ्रेंड देखिए आपका सबसे
आप देखेंगे केरल के ऊपर कर्नाटक है, उसके नीचे केरल है, और फ्रेंड्स आप देखेंगे महाराष्ट्र के ऊपर गुजरात आ जाता है, और कर्नाटक, केरल, गुजरात ये तीनों कहाँ है, ये तीनों अरब सागर के तट पर स्थित है, इसलिए हमारा सी विकल्प सही हो जाता है। डी फिर आपका देखिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर वही आपका बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे हैं, तो आपका जो सी विकल्प है कर्नाटक, केरल, गुजरात, ये तीनों राज्य कहाँ स्थित हैं, ये तीनों राज्य अरब सागर के तट पर स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स आपको रटना नहीं है, ठीक है, आप एक कभी कोशिश मत करिएगा कि राज्यों के नाम रट लीजिए। राज्यों के नाम अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो इससे आपका नुकसान होगा, क्योंकि कई बार डायरेक्शन से प्रश्न पूछता है। जैसे आपका प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की दिशा बताइए, ठीक है, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की दिशा क्या है, मध्य प्रदेश से तमिलनाडु की दिशा क्या है, तो ऐसे में आपको डायरेक्शन देखना होता है। तो अगर आप राज्य का नाम रटेंगे तो इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि यही पूछे, तट वाला क्वेश्चन पूछे, आपसे डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको एक मैप जरूर रखना है, और उस मैप को डेली शो करके उठिए, तो एक बार जरूर देख लीजिए कि कहाँ कौन सा राज्य है, किस राज्य की स्थिति क्या है, किस राज्य के बगल में कौन सा राज्य है, ये सब आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, तो आपको एक मैप रख लेना है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। मतलब फ्रेंड्स 3 उत्पाद ऐसे होंगे जो पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, एक ऐसा होगा जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। ए कह रहा है ग्रीस, बी कह रहा है कोयला, सी कह रहा है डीजल, डी कह रहा है मोम। तो देखिए फ्रेंड्स जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, ये आपका आंसर है कोयला। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है कोयला। जो कोयला है ये पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। आपका ग्रीस, डीजल, मोम ये तीनों पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। आपको मोम कंफ्यूज नहीं होना है कि मधुमक्खी वाले मोम की बात हो रही है। मोम एक ही प्रकार का नहीं होता है। कई सारे बच्चे होते हैं कंफ्यूज होकर के एग्जाम में मोम का ऑप्शन चूज कर लेते हैं, ठीक है, कि मोम जो है वो तो मधुमक्खी से प्राप्त होता है, तो ये पेट्रोलियम यहाँ पे कहाँ से आ गया। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, पेट्रोलियम से मोम प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि आपका जो कोयला है ये पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, और इसके अतिरिक्त आपको ये याद रखना है कि ग्रीस, डीजल, मोम ये तीनों पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। क्योंकि हो सकता है अगली बार हमारा प्रश्न पूछ लिया जाए कि पेट्रोलियम से क्या प्राप्त होता है, तो आप याद रखें कि ग्रीस हो गया, डीजल हो गया, मोम हो गया, ये तीनों पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, और कोयला आपका पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीटेडली कई बार पूछा गया है सीटेट में, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 9वां, कांच के जार तथा बोतल को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य के धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों। फ्रेंड्स देखिए ये आपके एनसीईआरटी में टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, भोजन संरक्षण से संबंधित, वहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ पे उस अब जब आप उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे खाद्य पदार्थों के संरक्षण के बारे में बताया गया है कि अचार का संरक्षण कैसे करना है, पनीर का संरक्षण कर, दूध का संरक्षण कैसे करना है, उसके बाद से धनिया पत्ता का संरक्षण कैसे करना है। तो इन सभी चीज़ों का आप देखें संरक्षण की विधियां बताई गई हैं, तो आपका ये प्रश्न वहाँ से आया हुआ है। ठीक है, अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि कांच के जार तथा बोतल को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य के धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है। फ्रेंड्स बेसिकली क्या होता है, आप अपने घर में भी देखेंगे जब अचार वगैरह बनाया जाता है तो उसको जिस बर्तन में रखना होता है, जिस जार में रखना होता है, उसको पहले सूर्य के धूप में सुखा लेते हैं कि उसमें को सूर्य के धूप में सुखाया जाता है। तो यही पूछा जा रहा है कि ये क्यों सुखाया जाता है। ए विकल्प कह रहा है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, मतलब इसलिए सुखाया जाता है जिसके जो कांच का बोतल है या जार है उसमें तापमान की वृद्धि हो जाए, टेम्परेचर उसका बढ़ जाए। बी कह रहा है उनमें से धूल को हटाने के लिए, मतलब इसलिए सुखाया जाता है कि जो जार है उसके अंदर के धूल को हटा दिया जाए। सी कह रहा है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, जो जार में नमी है उसको हटा दिया जाए। ठीक है, डी कह रहा है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, इसलिए सुखाया जाता है जिससे अचार स्वादिष्ट बन जाए। तो देखिए फ्रेंड्स तापमान में वृद्धि करने के लिए नहीं होता है, धूल को हटाने के लिए नहीं होता है। ये क्यों किया जाता है सूर्य के प्रकाश में, इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, और स्वादिष्ट बनाने के लिए तो ऐसा भी नहीं। अब नमी को पूर्णतः क्यों हटाया जाता है आप ये समझिए। फ्रेंड देखिए जब भी कोई डिब्बा या जार
में अचार रखना होता है तो उसको पहले धुला जाता है। धुलने के बाद जो उसमें जल के कुछ अवशेष बच जाते हैं या उनमें नमी रहती है। और फ्रेंड्स अगर नमी को ना हटाया जाए तो हमारा अचार खराब हो जाएगा। और हमारा अचार खराब क्यों होगा, उसके कारण होंगे फ्रेंड्स फफूंद। ठीक है, फफूंद कारण होंगे, फंगस कारण होंगे। ठीक है, क्या कारण हो जाएंगे, इसके कारण हो जाएंगे फफूंद, फंगस। क्योंकि फ्रेंड्स जहां नमी होती है वहां फफूंद और फंगस जन्म ले लेते हैं। आप देखेंगे बरसात के मौसम में कहीं लकड़ी पर या और कहीं देखेंगे अपने घरों में किनारे फर्श वगैरह पर कुछ सफ़ेद कलर के आपको फफूंद दिखाई देंगे। ये फफूंद फ्रेंड्स जब नमी पाते हैं तो वहाँ पर जन्म ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे भोजन को ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए जो कांच का जार होता है उसको सुखा लिया जाता है, क्योंकि सुखाने के बाद इसकी जो नमी होती है वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है। और जब नमी समाप्त हो जाएगी तो उसमें फफूंद पैदा होने की जो संभावना है वो घट जाती है, लगभग समाप्त हो जाती है, उसमें फफूंद नहीं पैदा होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स नमी को पूर्णतः हटाने के लिए जो कांच के जार होते हैं उनको अचार भरने से पूर्व सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है। तो इसलिए हमारा यहाँ सी विकल्प सही हो जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। मतलब 3 बीज होंगे, एक बीज नहीं होगा, आपको चुनना है। फ्रेंड्स देखिए बीज का मतलब क्या होता है आप ये समझिए। बीज फ्रेंड्स उसे कहते हैं जिससे नए पौधे का निर्माण होता हो। ठीक है, अगर पौधे का कोई भाग नए पेड़ का निर्माण नहीं करता है, नए पौधे का निर्माण नहीं करता है, तो हम उसे बीज नहीं मानेंगे। बीज की प्राथमिक विशेषता है कि वो नए पौधे का निर्माण करेगा, उसके द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। तो देखिए फ्रेंड्स पहला विकल्प कह रहा है सौंफ। तो फ्रेंड्स सौंफ आपका बीज होता है, क्योंकि सौंफ भी आपका एक बीज का प्रकार है। सौंफ से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। गेहूं, तो फ्रेंड्स गेहूं भी आपका बीज का प्रकार है। आप खेतों में देखे होंगे कि जब गेहूं की बुआई होती है तो उस समय गेहूं को ही हम छींटते हैं बीज के रूप में, तो गेहूं भी आपका बीज होता है। काली मिर्च, फ्रेंड्स काली मिर्च भी बीज ही होता है, क्योंकि काली मिर्च को भी जब बोया जाएगा तो उससे पौधे की प्राप्ति होगी। लेकिन फ्रेंड्स ये जो साबूदाना होता है ये बीज नहीं होता है। ठीक है, साबूदाना बीज नहीं होता है। साबूदाना बल्कि फ्रेंड्स आपका सागो नामक पेड़ होता है। सागो नामक आप कह सकते हैं कि पाम ट्री होता है। ठीक है, नारियल की ही एक प्रजाति होती है, नारियल टाइप का सागो नामक पाम ट्री होता है। उसके छाल के अंदर से गुद्दे को निकाला जाता है, उसके तने के अंदर से गुद्दे को निकाला जाता है और उस गुद्दे के द्वारा साबूदाना बनाया जाता है। ठीक है, तो साबूदाना आपका बीज नहीं होता है। अब देखिए फ्रेंड्स आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है, तो आप याद रखेंगे सागो पाम किससे प्राप्त होता है, सागो पाम से प्राप्त होता है। और इसके किस भाग से प्राप्त होता है फ्रेंड्स, तो इसके तने के गुद्दे किससे प्राप्त होता है, तने के गुद्दे। ठीक है, तने के गुद्दे से साबूदाना को बनाया जाता है। और ये किससे प्राप्त होता है, सागो पाम से प्राप्त होता है। आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि साबूदाना और फ्रेंड्स साबूदाना आपका बीज नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त हो जाता है। आप इस क्लास को लाइक करिए, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए जो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपका डेली का जो शाम को 7 बजे का प्रैक्टिस सेशन होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और फ्रेंड्स आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में सीटेट मंत्रा का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो कर लेना है। वहाँ पर फ्रेंड्स आपके डेली जो क्लासेस होते हैं उन क्लासेस का PDF, सारे क्वेश्चंस का आंसर सहित PDF उपलब्ध करा दिया जाता है। तो वहाँ से आपको PDF प्राप्त करके एक बार रिवीजन भी कर लेना है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये क्लास आपके लिए उपयोगी रही होगी, महत्वपूर्ण सिद्ध होगी और यहाँ से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे हम एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ।